बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSC 322 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग पढ़ी थी। और नॉन प्रीएम्प्टिव का मैंने आपको ये बताया था कि ये ऐसी स्केजुलिंग होती है जिसमें अगर आप प्रोसेस असाइन कर दें सीपीयू को, तो जब तक उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाती आप उस प्रोसेस को वापस नहीं लेते। और इसका एक बड़ा फेमस एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या SJF आपने पढ़ा था। और आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया था। जो बेसिक थीम था उसका वो ये था कि अगर आपके पास मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेस हों जिनका डिफरेंट या एक अराइवल टाइम हो या डिफरेंट अराइवल टाइम हो, तो उनमें से जिस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा वो प्रोसेस प्रायोरिटी के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। यानी प्रायोरिटी क्राइटेरिया क्या था इस एल्गोरिदम में कि वो प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ये थी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। और वो जो एग्जीक्यूशन होगी जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएगी तो फिर टिल वो प्रोसेस फिनिश होता है, उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश होती है तो वो एग्जीक्यूशन चलती रहेगी, उसको आप वापस सीपीयू से उस प्रोसेस को ले नहीं सकते। आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे करते हैं। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी शेड्यूलिंग होती है जिसके अंदर जब एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एक और प्रोसेस आ गया है कि जिसकी प्रायोरिटी उस प्रोसेस से हाई है, तो आप क्या करते हैं, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसको वापस रैम में सेव करते हैं या उसके कॉन्टेक्स्ट को सेव करते हैं, और जो नया प्रोसेस हाई प्रायोरिटी वाला आ गया उसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। और जब उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाती है तो फिर जो पिछला प्रोसेस था उसको रिज्यूम करके आप अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश करते हैं। यानी कि अगर एक प्रोग्राम चल रहा है या प्रोसेस चल रहा है तो उसके चलने के दौरान आप उसको पॉज करते हैं, दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और दोबारा पहले वाले को जब वो दूसरा प्रोसेस फिनिश हो चुका होता है तो दोबारा पहले वाले को रिज्यूम कर लेते हैं। तो ये तो थी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट SRJF एल्गोरिथम। ये बेसिकली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम के जैसा ही है, बस इसमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के इसके साथ डिफरेंट है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आपका एल्गोरिदम नॉन प्रीएम्प्टिव है। उसमें जब एक टास्क अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो टिल वो फिनिश करता आप उससे सीपीयू वापस नहीं ले सकते। जबकि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट के अंदर आपका जब एक टास्क प्रोसेस के लिए जाता है तो अगर कोई नया टास्क जैसे ही आता है तो प्रायोरिटी दोबारा से कैलकुलेट की जाती है। तो अगर आने वाले टास्क का एग्जीक्यूशन टाइम कम हुआ जो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेस उससे भी, तो फिर वो टास्क प्रायोरिटी पे एग्जीक्यूट होगा और जो एग्जीक्यूट हो रहा था उसे आप पॉज कर लेंगे। ये मतलब सिंपल सा क्राइटेरिया है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट में ये है कि आप जैसे ही किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आप साथ एक काउंट डाउन भी शुरू कर देते हैं कि भाई इतने इसको बर्स्ट मिल चुके हैं या इतने पल्सेस इसको मिल चुकी हैं या इतनी इंस्ट्रक्शन इसकी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं, तो इतनी इसकी बाकी रह गई हैं। मतलब उसका एक रिमेनिंग टाइम भी आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और जो भी नया प्रोसेस आपका आता है तो आप उसका काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं कि भाई इसका रिमेनिंग टाइम कितना है, तो फिर जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम होगा आप उसे प्रायोरिटी पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, या एक एग्जांपल से हम इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज किया कि आपके पास P1, P2, P3, P4, P5 ये 5 प्रोसेस थे। इन सब का अराइवल टाइम भी मैं लिख देता हूँ, ये 0 पे आया, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। और इनका बर्स्ट टाइम भी लिख लेता हूँ, इसका 6 था, 7, 5, 3, 2। ठीक है, मतलब ये मैंने इनके बर्स्ट टाइम भी लिख दिए। अब आपने एक एक्स्ट्रा फील्ड भी
साथ कैलकुलेट करनी है और उसको आप कहते हैं कि ये क्या रिमेनिंग टाइम है। कि जब एक प्रोसेस असाइन आप करेंगे तो फिर जितनी जितनी आपकी क्लॉक पल्सेस एग्जीक्यूट होती जाएंगी, आप साथ साथ उसका रिमेनिंग टाइम भी काउंट कर रहे होंगे। और उसके पर बाकी जो हमारा टेबल था उसकी कैलकुलेशन के लिए सिमिलरली हम वैसे ही गैंट चार्ट बनाते हैं, जिसमें हम ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये कितना होगा 13 18 20 23 तक हमें बनाने चाहिए। नाइनटीन 20 21 22 23, ये मतलब मैंने एक पूरी लाइन ड्रा कर ली है ताकि साथ साथ हम जैसे जैसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते जाएंगे तो हम यहाँ पे देखते भी जाएंगे कि भाई क्या है। अब देखें सबसे पहले टाइम ज़ीरो के ऊपर कौन सा प्रोसेस आपके पास अवेलेबल था, वो सिर्फ P1 था, तो आप P1 को असाइन कर देंगे इसको। P1 आपका 1 यूनिट टाइम के लिए चला, जैसे ही 1 यूनिट टाइम आपका पूरा हुआ तो आपका एक नया प्रोसेस आ गया। अब आपने चेक क्या लगाया हुआ था कि जैसे ही कोई नया प्रोसेस आए तो आपने क्या करना है, इसकी एग्जीक्यूशन 1 यूनिट टाइम की हुई है तो 6 में से 1 यूनिट टाइम माइनस हुआ तो पीछे कितने बच गए, 5 यूनिट टाइम। इसकी रिमेनिंग टाइम इसका 5 यूनिट है। इसको चूंकि आपने अभी तक असाइन ही कुछ नहीं किया था तो इसका रिमेनिंग टाइम 7 यूनिट है। तो अब ये दो प्रोसेस आपके पास अवेलेबल हैं, इनमें से शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम स्टिल इसी का है, तो नेक्स्ट 1 यूनिट के लिए भी आपका यही वाला प्रोसेस चलेगा P1। जब 2 पे आप पहुंचे तो आपका एक दफ़ा फिर एक नया प्रोसेस आ गया। अब इसका रिमेनिंग टाइम कितना हो गया है 4, ये स्टिल 7 पे ही है और ये आपके पास 5 पे आ गया है। जो नया एक प्रोसेस आया था उसका रिमेनिंग टाइम क्या है 5 है। तो अब आप देखें कि स्टिल P1 जो है उसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम है, तो आप P1 को ही उठा के असाइन करेंगे। P1 ने एग्जीक्यूशन कर रहा था कि जैसे ही 3 यूनिट टाइम पे पहुंचे हैं तो एक नया प्रोसेस आ गया, तो अब प्रायोरिटीज दोबारा से कैलकुलेट होंगी। अब इसकी 3 है, इसकी 7 ही थी, ये स्टिल 5 पे था, और P4 जो है ना अब एक आपका नया आ गया और इसके प्रायोरिटी कितनी है 3 है। अब इसकी और इसकी दोनों की प्रायोरिटी सेम है, मतलब दोनों का रिमेनिंग टाइम सेम है, तो हम स्टिल एग्जीक्यूट करते हैं P3 को ही, सॉरी P1 को ही, कि P1 ही एग्जीक्यूट हो। तो P1 आपका एग्जीक्यूट हो गया मज़ीद 1 यूनिट टाइम के लिए, तो ये यहाँ पे रह गया 2। और जैसे ही 4 यहाँ यूनिट टाइम पे ये पहुँचा है तो एक नया प्रोसेस भी आपका ऐड हो गया मेमोरी के अंदर। ये अपने उसी तरह से थे 3 5 7 5 3 और एक नया प्रोसेस आ गया 2। अब अगेन आपका यही वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इससे कम और किसी कोई प्रोसेस था नहीं, तो P1 ही एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद आपका यूनिट टाइम 1 हो गया और फिर मज़ीद एक यूनिट टाइम के लिए ये एग्जीक्यूट होगा और ये इसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो गई। अब उसके बाद जो बाकी प्रोसेस थे इसके अंदर P5 आपका इसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम था, तो P5 आपका एग्जीक्यूट होगा। तो P5 आपका 2 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होना है P5। अभी देखें कि मैंने डायरेक्टली एक एक के बाद उसको नहीं किया, क्योंकि जब तक कोई नया प्रोसेस नहीं आता आपका जो ये ऑर्डर बन चुका है इसी ऑर्डर के मुताबिक ही एग्जीक्यूशन होनी है। तो ये 2 एग्जीक्यूशन हो गई, उसके बाद ये 3 एग्जीक्यूशन हो जाएंगी P4 की, उसके बाद P3 की एग्जीक्यूशन हो जाएंगी, कितनी है 5 है 16 तक, और लास्ट में 16 से 7 जो है ना इसकी P2 की एग्जीक्यूशन आपके पास हो जानी है। तो इस तरह से ये आपका पूरे जितने भी प्रोसेस थे ये आपके एग्जीक्यूट हो गए। अब यहाँ पे तो कोई ऐसा ऐसा इशू ही नहीं था कि एक प्रोसेस चल रहा था और आपको प्रीएम्पशन करनी पड़े प्रोसेस की, क्योंकि जितने भी आपके पास प्रोसेस थे वो उनका टाइम ही ऐसा था
कि वो एग्जीक्यूट हो गए हैं नॉर्मली, उनमें कोई ऐसा इशू ही नहीं था। अब हम इसमें इशू क्रिएट करके देख लेते हैं कि अगर इशू वगैरह आएगा तो वो कैसे आएगा। मैं अंडू कर देता हूँ, फिर हम बर्स्ट टाइम इसमें से एक प्रोसेस का चेंज करेंगे। जी, अब सपोज करें कि इसका बर्स्ट टाइम 6 की जगह 8 था, ठीक है। अब ये मतलब बाकी वही ऑर्डर है इनका, लेकिन P1 का बर्स्ट टाइम 8 था। तो अब देखें 0 के ऊपर आपके पास कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है, सिर्फ P1 ही अवेलेबल था। तो P1 ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो P1 आपका एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही 1 पे ये पहुंचा है, 1 पे एक नया प्रोसेस भी आ गया आपका, जिसका बर्स्ट टाइम 7 था। जबकि अब ये एक एग्जीक्यूशन कर चुका है, इसका रिमेनिंग टाइम 7 है। P2 का रिमेनिंग टाइम कितना है, 7। जैसे ही ये आया है तो इसका रिमेनिंग टाइम 7 है। इन दोनों का 7 है, इनमें से हम P1 को ही एग्जीक्यूट करवाते हैं। P1 ही एग्जीक्यूट हुआ, इसका रिमेनिंग टाइम 6 हो गया। ये चूंकि एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये स्टिल 7 है। तो अब आपका एक नया प्रोसेस 2 के ऊपर भी आ गया, जिसका बर्स्ट टाइम कितना है, 5 है। तो अब आप देखें कि 5 का रिमेनिंग टाइम मतलब 5 सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी होगी है। तो P3 अब आपका एग्जीक्यूट होगा, तो अब आप P1 के कॉन्टेक्स्ट को सेव कर लेंगे और P3 जो है ना वो अपनी रिज्यूम करेगा ऑपरेशन को। तो आपका P3 एग्जीक्यूट होगा। P3 एक यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो एक ये रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, 4। जबकि ये आपका एक नया प्रोसेस यहाँ पे आ गया और इसका रिमेनिंग टाइम कितना था, 3 था। ठीक है, ये चूंकि अभी तक वेटिंग कर रहे हैं, इन्होंने एग्जीक्यूशन नहीं की, तो इनका रिमेनिंग टाइम स्टिल उतना ही रहेगा। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P4 की है। तो P4 अब आपका नेक्स्ट एक यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगा। ये हो गया 2, और 4 के ऊपर आपका एक नया प्रोसेस आ गया 2, जिसका रिमेनिंग टाइम कितना है, 2 है। तो अब इन दोनों में क्लैश है आपका कि P4 ने एग्जीक्यूट होना है या P5 ने। तो आपने इसको रिज्यूम किया हुआ है कि भाई जिसका अराइवल टाइम कम है तो उसकी बेस पे इस क्लैश को रिजॉल्व करवा दो। तो आपका यही वाला प्रोसेस मजीद चलेगा एक यूनिट टाइम के लिए, P4। अब ये 1 हो गया, स्टिल यही वाला चलेगा क्योंकि नया प्रोसेस कोई भी नहीं आया, तो P4 ही आपका नए एक यूनिट टाइम के लिए चलेगा। अब यहाँ पे बाकी जो प्रोसेस बच गए हैं, इसके अंदर P5 2 यूनिट टाइम के लिए चलेगा। फिर उसके बाद आपका P3 4 यूनिट टाइम के लिए चलेगा, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि नया प्रोसेस मजीद कोई भी नहीं आ रहा। उसके बाद P1 आपका 6 यूनिट टाइम के लिए चलेगा, 18 तक, 8 और 4 12 थी। और P2 आपका 7 यूनिट टाइम के तक चलेगा, 25। ये P2 आपका चल गया। तो ये तरीका है आपका कि आप इस तरह से रिमेनिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम की बेस पे प्रीएम्पशन कर रहे हैं कि जैसे ही कोई नया प्रोसेस आता है तो जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसके रिमेनिंग टाइम को भी आप देखते हैं, और जो बाकी आपके पास रैम में पड़े हुए हैं प्रोसेस उनके रिमेनिंग टाइम को भी देखते हैं। तो फिर अगर आने वाले प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम, जो एग्जीक्यूट होने वाला प्रोसेस है उसके रिमेनिंग टाइम से कम होगा तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आप अप्लाई करेंगे। और अगर रिमेनिंग टाइम आने वाले प्रोसेस का जो एग्जीक्यूट हो रहा है उससे ज़्यादा है, तो फिर आप जो है ना जो एग्जीक्यूट हो रहा है वही वाला प्रोसेस ही एग्जीक्यूट करवाते रहेंगे। तो आई होप कि ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसकी शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग जॉब फर्स्ट की, और उसके मुताबिक हम डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएं। थैंक यू।